हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नेत्रोद्र द्रव। ठीक है, ये कौन सा द्रव होता है, और कचाप द्रव ये कौन सा द्रव होता है जो कि हमारी आँख में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम नेत्रोद्र द्रव यानी कि एक्वस ह्यूमर के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है, ये कौन सा द्रव है। ये कॉर्निया और लेंस के मध्य एक जलीय द्रव होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि पारदर्शी होता है और स्वच्छ होता है। यानी कि कॉर्निया, मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया हमारी आँख का वो भाग जो हमें दिखाई देता है सबसे आगे का, वही कॉर्निया होता है। और लेंस होता है, हमारी आँख में एक लेंस होता है जिसको दो मांसपेशियाँ जो थी कंट्रोल कर रही थी, और वो फोकल लेंथ को भी चेंज कर रही थी लेंस की। और वो किस तरह का लेंस था, तो वो आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस था, यानी कि द्वितल लेंस बोल सकते हैं उसको। तो उनके बीच में, उनके मध्य में एक जलीय द्रव भरा रहता है जो कि पारदर्शी होता है और एकदम स्वच्छ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड स्वच्छ यानी कि क्लीन होता है। वो कौन सा द्रव है, नेत्रोद्र द्रव उसको हिंदी में बोला जाता है, एंड एक्वस ह्यूमर उसको बोला जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि कचाप द्रव के बारे में जान लेते हैं कि कचाप द्रव या जिसको बोला जा रहा है विट्रस ह्यूमर, ये क्या होता है, कौन सा द्रव होता है। तो ये लेंस व रेटिना के मध्य कचाप द्रव भरा रहता है। यानी लेंस जो कि हमारी आँख में बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है उसके, और रेटिना पर क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही जाकर तो इमेज बन रहा था। और रेटिना को हिंदी में क्या बोला जाता है, रेटिना को हिंदी में बोला जाता था दृष्टि पटल। दृष्टि पटल और लेंस, आई लेंस के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है, तो आपका आंसर बन जाएगा कचाप द्रव भरा रहता है, जो कि दृष्टि पटल यानी रेटिना की सुरक्षा करता है। रेटिना को प्रोटेक्ट कौन करता है, तो यही वाला द्रव करता है, रेटिना की सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये मानव की आँख है। इस तरीके से तो बनाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइनिंग यहाँ पर इस वाले पिक्चर में भी नज़र आ रही होंगी। यहाँ कहीं होता है लेंस और यहाँ होती है मांसपेशियाँ जो कि उस लेंस को कंट्रोल करती हैं, उसकी फोकस दूरी को कम करती हैं, बढ़ा भी सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब रेटिना के जिस भाग से, रेटिना कहाँ होगा, यहाँ कहीं तो होगा, यहाँ कहीं तो होगा रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि पीछे लेंस के पीछे ही तो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ कहीं कचाप द्रव होगा, ठीक है। रेटिना के जिस भाग से ऑप्टिक नर्व्स निकल रही है, ये जो लाइनें आपको दिख रही है ना, ये वाली जो लाइनें हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स है, यानी कि दृक तंत्रिकाएं इनको बोला जाता है हिंदी में। ऑप्टिक नर्व्स होती है, ये रेटिना के भाग से निकल रही है, यहाँ पर, यहाँ कहीं होती है ये, ठीक है। वहाँ पर रॉड्स नहीं पाए जाते और कोन्स भी नहीं पाए जाते। कल इनके बारे में हमने रॉड एंड कोन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तथा इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु कहा जाता है। अब अंध बिंदु क्या होता है, सबसे पहले तो ये होती हैं दृक तंत्रिकाएं जो कि रेटिना के एक भाग से निकल रही हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, दृक तंत्रिकाएं यानी कि ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। और यहाँ कहीं पर एक होता है, कौन सा पॉइंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, अंध बिंदु होता है, जहाँ पर रॉड्स और कोन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। अब अंध बिंदु के बारे में जान लेते हैं, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। जो रेटिना का भाग है जो प्रकाश के लिए असंवेदनशील है, इस स्थान पर इमेज का निर्माण नहीं होता, ठीक है। जो ब्लाइंड बिंदु है यानी कि ब्लाइंड स्पॉट है, उस पर इमेज नहीं बनता, उस पर इमेज का निर्माण नहीं होता है। और शंकु तथा शलाका कोशिकाएं यानी कि रॉड्स एंड कोन्स वहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ये पर नहीं पाए जाते हैं। और इसका सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाता, ऑफ कोर्स, तो इमेज भी नहीं बनता। इसीलिए यहाँ पर जो है कोई भी इमेज नहीं बनता, यहाँ पर कोशिकाएं नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती हैं। शंकु और शलाका दोनों कोशिकाएं यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इसको अंध बिंदु बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो आपको दिख रही है रेटिना के पीछे, ये थी आपका दृक तंत्रिकाएं यानी कि ऑप्टिक नर्व्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब आ जाते हैं यहाँ पर है पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट। अब येलो स्पॉट या पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना का वे भाग जहाँ पर शंकु और शलाका कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर अच्छा, सबसे ज़्यादा क्लियर और सबसे ज़्यादा स्पष्ट यानी शार्प इमेज अगर बनता है तो इसी पॉइंट पर बनता है। ठीक है, रेटिना का वे भाग जहाँ पर शंकु यानी कि कोन्स और शलाका यानी कि रॉड्स कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है, वो पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहा जाता है। पीत बिंदु को, इसका एक और नाम भी है, पीत बिंदु को मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं। यहीं पर सबसे श्रेष्ठ और शार्प प्रतिबिंब या इमेज बनता है। ठीक है, तो पीत बिंदु को क्या बोलते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शार्प, स्पष्ट या क्लीन भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वे क्षमता जिसके कारण वे अपनी फोकल लेंथ को समायोजित कर लेता है, समंजन या समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि ये जो भी चीज़ है, ये जो क्षमता है, ये लेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारी आँख है, ये मान लिया ये आँख है और यहाँ पर होता है कहीं लेंस, और लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा था? लेंस को दो मांसपेशियां कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, पक्षमाभी मांसपेशियां जिनको बोला जा रहा था, सिलियरी मसल्स। ठीक है, वो उसको कंट्रोल कर रही थी। अब इन्होंने इसको कंट्रोल करा, और ये कैसे कंट्रोल करती है? फोकस दूरी को कम बढ़ करती रहती है, जिससे हमें पास और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती हैं। ठीक है, तो ये काम करने की जो लेंस की जो क्षमता है, इसको समायोजित करती है, यानी ये जो क्षमता है, यही तो समंजन क्षमता है। ये काम करने की, फोकस लेंथ को जो है कंट्रोल करने की ये जो क्षमता है, फोकस दूरी को, यही आपकी कहलाती है समंजन या समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं रेंज ऑफ विजन यानी कि दृष्टि परास। रेंज ऑफ विजन के बारे में यानी दृष्टि परास के बारे में जान लेते हैं। तो न्यूनतम से अधिकतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दृष्टि परास कहलाती है। ठीक है, साधारण आंख के लिए दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक होती है। कहने का मतलब ये है कि न्यूनतम से अधिकतम यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जहाँ पर आंख अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमें कम से कम यानी कि जितना पास ला सकते हैं, पास मिनिमम जितना पास से हम देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, क्लियर, और कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, वही दृष्टि परास कहलाती है। ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ विज़न कहलाती है। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को रख करके देखेंगे, पास की बात की जा रही है, पास से देखेंगे ना 25 सेंटीमीटर, तो वो 25 सेंटीमीटर पर अगर आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी विकार आपको नहीं है, तो 25 सेंटीमीटर पर बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। उससे और ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो चीज़ें ब्लर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर अधिकतम की बात करें, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर है, अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है अनंत, इन्फिनिटी। आप इसको कैसे समझना है? आप आसमान में चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, तो वो इन्फिनिटी पर ही तो है, क्योंकि उनकी दूरी अनंत तक है, लगभग अनंत तक है। तो वहाँ पर जो है हमारी जो अधिकतम दृष्टि परास होती है वो इन्फिनिटी होती है, और न्यूनतम दृष्टि परास यानी कि यहाँ पर लिखा है 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होता है। और ये जो 25 सेंटीमीटर है यही हमारा नियर पॉइंट, हमारी आँख का नियर पॉइंट कहलाता है। और ये जो इन्फिनिटी है यही फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु और निकट बिंदु। तो निकट बिंदु इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम न्यूनतम यानी कि मिनिमम हम इतने 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को पास से देख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा पास करेंगे अगर आँख में कोई विकार नहीं है तो अगर आँख में कोई विकार नहीं है तो 25 पर क्लियर दिखेगा, अगर पास करेंगे तो आपको अनक्लियर दिखाई देने लगेगा। इन्फिनिटी की बात की जाए तो अनंत तक देख सकते हैं अगर आँख में कोई विकार नहीं है। ठीक है, दूर बिंदु इसको नहीं इसलिए बोला गया क्योंकि ये दूर की बात की जा रही है। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पास में स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के
अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। न्यूनतम की बात की जा रही है ना, कम से कम की बात की जा रही है, तो वो तो 25 सेंटीमीटर है। अब अगर अधिकतम की बात की जाएगी तो इन्फिनिटी बन जाएगा। उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी भी कहा जाता है। नेत्र का निकट बिंदु यानी कि नियर पॉइंट भी इसको कहा जा रहा था। किसी सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आंसू में एक एंजाइम होता है, ये भी आपको नोट करना है, जिसका नाम है लाइसोजाइम, यानी कि आंखों में से जो आंसू निकलते हैं उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। अब यहाँ पर देख लेते हैं फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अधिकतम दृष्टिपरास यानी कि रेंज ऑफ विजन जो था अधिकतम वाला मैक्सिमम वो अनंत ही तो था यानी इन्फिनिटी थी। वह दूरतम दूरी जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी कि क्लियर देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु या फार पॉइंट कहलाता है। इसको फार पॉइंट बोल दिया गया, अनंत को बोल दिया गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं दृष्टि निरिबंध यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/16 सेकंड तक रहता है, यानी कि 1/16 सेकंड तक रहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अगर आप अपनी आंख के सामने कोई चीज़ लाएंगे तो थोड़ी देर तक उसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बना रहेगा। वो थोड़ी देर कितनी है? 1/16 सेकंड है। यदि वस्तु आंख के सामने से हटा दिया जाए तो वस्तु 1/16 सेकंड तक दिखाई देती रहेगी, बिल्कुल रहेगी। दृष्टि का ये विशेष गुण दृष्टि निर्बंध कहलाता है, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाता है। दृष्टि निर्बंध किसको कहते हैं? किसी वस्तु का हमारी आँख में प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है, तो आपका आंसर बन जाएगा 1/16 सेकंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बना रहता है। और ये जो उसका गुण है वो परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी कि दृष्टि निरिबंध कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर चलचित्र सिनेमा वगैरह में मूवीज़ जो दिखाई जाती हैं इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। दृष्टि दोष एवं उनके निवारण। अब यहाँ पर आ गए दृष्टि दोष के बारे में, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पता है कि नियर पॉइंट किसको बोलते हैं, तो 25 सेंटीमीटर आ जाता है। फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु यानी कि कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। और ये नॉर्मल में आ जाते हैं। ये वाली जो दृष्टि परास है ना, ये रेंज ऑफ विजन जो है ना, ये आपका नॉर्मल में आ जाता है जब आपके आँख के अंदर कोई भी समस्या नहीं होती, कोई भी विकार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब विकार होगा, इसका मतलब दूर बिंदु भी बदल सकता है और निकट बिंदु भी बदल सकता है, तो उसी को बोल दिया जाएगा कि आंखों में विकार हो गया है, ठीक है। पहला यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, वो है निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता। इसको बोलते हैं मायोपिया, कल भी इसका नाम आया था। और शार्प साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, ठीक है, इसको बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष। अब मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये बात बताई थी कि निकट दृष्टि दोष जरूर लिखा है, लेकिन उसमें निकट वाली चीज़ जो है ना वो ठीक है, यानी दूर वाली वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम आ रही है। दूर की वस्तुएं जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रही है, वो अनक्लियर नज़र आ रही हैं। तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो ठीक नज़र आती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसमें फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। फार पॉइंट जो होता है इन्फिनिटी होता है, वैसे नॉर्मल आंख के लिए इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये अनंत से कम हो जाता है और मायोपिया नाम का रोग यानी कि निकट दृष्टि दोष आंख में मनुष्य को हो जाता है। इस केस में इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, यानी कि जो नॉर्मल आंख में इमेज बन रहा था, रेटिना पर बन रहा था, तो वो दृष्टि पटल पर ना बन करके बल्कि उससे पहले बन जाता है। और पहले बनेगा तो लेंस की जो समझने क्षमता है या लेंस की जो पावर है, लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब लेंस की पावर बढ़ जाएगी। लेंस कौन सा लेंस है हमारी आंख में पाया जाता है? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम बोल रहे थे बाई कॉन्वेक्स लेंस, द्वि उत्तल लेंस, ठीक है, वो हमारी आंख में पाया जाता है। उसकी क्षमता बढ़ गई है। उसकी क्षमता कम करने के लिए अगर हम बोलें आपसे कि इसका निवारण करने के लिए हमें कौन सा लेंस लेना चाहिए, तो ये तो कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि उत्तल लेंस ही ले लेना चाहिए, तो उसकी समझने क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको कम करना है, क्योंकि समझने क्षमता जो है वो बढ़ गई है, उसको कम करना है, इसीलिए वहाँ पर अवतल लेंस चश्मे में
लिया जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु, एक तो पहले याद ही रखना, निकट दृष्टि दोष है तो मतलब निकट वाली चीज ठीक है, दूर वाली चीज जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब दूर वाली चीज क्लियर दिखाई नहीं देगी तो उसमें दूर बिंदु ही तो प्रभावित होगा, दूर वाली चीजें नहीं दे रही है तो दूर वाली जो दूर बिंदु है यानी कि फार पॉइंट है वही इफेक्टेड होगा, वही प्रभावित होगा। और वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है और समंजन क्षमता बढ़ जाती है और इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना से थोड़ा पहले बनता है। अब इसके कारणों को जान लेते हैं। तो इसका पहला कारण है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का बढ़ जाना, नेत्र गोलक यानी कि आईबॉल यानी कि पिपिल का लंबा हो जाना, आईबॉल का लंबा हो जाना। तीसरा आ जाता है इसका निवारण में अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के बारे में जान लेते हैं। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, आपने एक नाम ये वाला बहुत ज़्यादा सुना होगा, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यानी कि इसमें दूर वाली चीज़ें तो सब क्लियर नज़र आ रही होंगी, पास वाली चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही होंगी। इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस या नेस भी बोल सकते हैं। पहला आ जाता है इसमें आपका पॉइंट, इसमें नियर पॉइंट बिंदु प्रभावित होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसमें मैंने क्या बोला, दूर दृष्टि दोष इसका नाम जरूर है लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं क्लियर नजर आ रही हैं, पास की वस्तुएं क्लियर नजर नहीं आ रही हैं। दूर की वस्तुएं क्लियर है इसका मतलब दूर से कोई मतलब नहीं है, पास की वस्तुएं अनक्लियर नजर आ रही है, इसीलिए पास वाला जो बिंदु है यानी कि नियर पॉइंट जो है, निकट बिंदु जो है उसी में प्रॉब्लम हुई है, वही प्रभावित हुआ है। अब निकट बिंदु होता कितना है एक नॉर्मल आँख के लिए, तो 25 सेंटीमीटर होता था, क्योंकि अभी हम रेंज ऑफ विजन पढ़ के आए हैं, हम दृष्टि परास पढ़ के आए हैं, तो हमें ये पता है कि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम हमारा अनंत तक होता है। यहाँ पर हम निकट बिंदु की बात कर रहे हैं, नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर है। अब ये 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अभी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया यानी अगर हम किताब को 25 सेंटीमीटर पर रख के पढ़ रहे थे तो अब हमारा जो निकट बिंदु है वो उससे ज़्यादा हो गया, मान लिया 50 हो गया, तो हमें बुक को और ज़्यादा दूर रख करके पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा नियर पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही है, निकट की वस्तुएं उसको स्पष्ट नहीं दिख रही है। इमेज रेटिना से पीछे बनने लगा। अब इमेज जो रेटिना पर बनता था वो पीछे बनने लगा, तो अब इसके निवारण के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नेत्र की समंजन क्षमता या क्षमता जो पावर है वो घट जा रही है। पावर घट गई, हमारी आंख में होता है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, तो हमें उसको बढ़ाने के लिए, उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपने ऊपर अभी तक समझ लिया होगा, हमें उत्तल लेंस का यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस रोग से बचने के लिए, जो कि है आपका दूर दृष्टि दोष। और इसमें आई बॉल का जो साइज है वो छोटा हो जाना है, ठीक है। पावर कम हो जाती है तो पावर बढ़ानी है तो सेम लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तल लेंस की पावर कम हो गई है और उसकी पावर को हमें बढ़ाना है तो हमें सेम लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन हमारी आंख में तो उत्तल लेंस है, तो इसीलिए जो ऊपर वाला निकट दृष्टि दोष था हम उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें पावर जो थी ना वो बढ़ गई थी। अगर हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते तो और ज़्यादा बढ़ जाती, इसीलिए वहाँ पर कॉनकेव लेंस का यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर एक और रोग के बारे में जान लेते हैं, जो कि है आपका जरा दूरदर्शिता। इसके बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा। इसमें क्या होता है, दूर और पास दोनों ही वस्तुएं सही दिखाई नहीं देती है, यानी पास की वस्तुएं भी नज़र नहीं आती और दूर की वस्तुएं भी नज़र नहीं आती। और इनका मेन कारण जो होता है, इसका कॉजेज जो है, उसकी कॉजेज में से एक आ जाता है ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा। बुढ़ापे में ऐसा होता है कि पास और दूर दोनों की वस्तुएं नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती, क्योंकि जो पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं तथा आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन जो होता है ना, कम हो जाता है, जिससे समंजन क्षमता जो है घट जाती है। यानी कि पक्षमाभी पेशियाँ कौन सी थी, सीलियरी मसल्स वही तो थी जो कि लेंस को कंट्रोल करी हुई थी, उसकी फोकस दूरी को बढ़ा और घटा रही थी। उनका लेंस का और उन पक्षमाभी पेशियों दोनों का जो लचीलापन है, जो इलास्टिसिटी है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण से समंजन क्षमता लेंस की घट जाती है और ना तो पास की वस्तुएं नजर आती हैं और ना दूर की वस्तुएं
दिखती हुई नज़र आती हैं। कारण इसका बुढ़ापा है, बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में जाकर के ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके लिए बाईफोकल लेंस यानी कि द्विफोकस लेंस का चश्मा लगाया जाता है। द्विफोकस लेंस क्या होता है, तो इसमें दोनों ही लेंसेज होते हैं, अवतल लेंस भी पाया जाता है और उत्तल लेंस भी पाया जाता है। उसको बोला जाता है बाईफोकल लेंस यानी कि द्विफोकस लेंस। बात कर ली जाए है मोतियाबिंद के बारे में यानी कि कैटरैक्ट के बारे में। मोतियाबिंद क्या होता है, आपने इसका नाम खूब सुना होगा। मोतियाबिंद आई लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जो हमारी आँख में, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमारी आँख में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है और वो बाई कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, द्विउत्तल लेंस होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम क्लियर होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी होता है। लेकिन जब मोतियाबिंद नाम का ये कैटरैक्ट नाम का ये जो विकार है वो आँख में होने लगता है ना, तो ये धुंधला होने लगता है। ये जो लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है, वो दूधिया होने लगता है या फिर धुंधला होने लगता है। और यही जो बीमारी है आँख की, यही मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहलाती है। इसका उपचार किसी नेत्र लेंस के द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी इसका उपचार ऐसे नहीं किया जा सकता कि आप एक चश्मा बनवा लें, उसमें उत्तल या अवतल लेंस कोई भी लेंस लगवा लें, तो इसका उपचार इस तरीके से नहीं किया जा सकता। इसका केवल एक ही उपचार है, वो है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, जो नेचुरल लेंस आपकी आंख में पाया जाता है उसको निकाल दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस उसमें डाल दिया जाता है। सर्जरी में क्या किया जाता है, नेचुरल लेंस जो कि आंख में उपस्थित होता है, नेचुरल प्राकृतिक लेंस को निकाल करके आर्टिफिशियल यानी कि काल्पनिक लेंस, आर्टिफिशियल यानी कि काल्पनिक लेंस डाल दिया जाता है। एक आ जाता है लास्ट आपका ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद जिसको कहा जाता है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आँखों के अंदर जो द्रव है, ठीक है, आँखों के अंदर द्रव है, मैंने आपको बताया था रेटिना के बीच में, लेंस के बीच में एक द्रव था और लेंस और कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव था, उसको भी हमने पढ़ा था, और लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव था। ये द्रव आंखों से बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन वह नली जिससे ये बाहर निकलते हैं जब वो ब्लॉक हो जाती है, यानी एक नली होती है जिससे वे बाहर निकलते रहते हैं आंखों से, अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो आंखों के अंदर प्रेशर पड़ने लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि उनको बाहर निकलना होता है, आंख में प्रेशर पड़ेगा, दाब बढ़ेगा, जिसके कारण से ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं यानी कि दृक् तंत्रिकाएं जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण आंखों की रोशनी कम हो जाती है। और सही समय पर यदि इसका इलाज ना करवाया जाए तो क्या हो जाता है, आंखों की रोशनी बिल्कुल चली जाती है, यानी कि बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। तो ये कौन सा रोग था, इसके बारे में हमने पढ़ा, ये था ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद भी इसको कहा जा रहा था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।